हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चौहान कोचिंग क्लासेस। आप लोगों का चौहान कोचिंग क्लासेस और चौहान कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियोस है ये आरएसएटी के एग्जाम पर्पज से है। इस पार्ट के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और इसके बाद में भी आप लोगों के पास बहुत सारे वीडियोस और भी आएंगे। तो आप लोग प्लीज इस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आरएसएटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस है वो आप लोग आराम से चेकआउट कर सकते हैं। आरएसएटी के एग्जाम पर्पज से वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग प्लीज इस इस वीडियो के अंदर 60 क्वेश्चन आएंगे। इस पूरी वीडियो को आप लोग कंप्लीट तरीके से चेक करोगे। इसमें से एक एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इस कंटेंट को बहुत ढंग से मतलब सेलेक्ट कर रखा है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आ रखे हैं। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से चेकआउट करेंगे। तो चलो आते हैं अपन लोग अपने पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका अपने पास राइट आंसर जो रहेगा इसमें अपने पास जैसे फर्स्ट ऑप्शन है लिनक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड्रॉइड, ऑप्शन नंबर थर्ड है MS डोस और ऑप्शन नंबर फोर्थ है MS विंडोज। तो आप लोग प्लीज इसका आंसर चेकआउट करना। इसका अपने पास राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहेगा MS डोस, यानी इसका पार्ट नंबर जो थर्ड रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी हम लोग क्या करेंगे, आवाज को किसी व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। तो आप लोग प्लीज इसको आराम से ऑब्जर्वेशन करना। जैसे अपने पास एक तरफ तो है मोबाइल फोन, राइट। मोबाइल फोन के अंदर अपने पास ऐसा किसी क्या चीज लगी रहती है जो व्यक्ति की आवाज को सहेजने का प्रयास करती है। तो जैसे अपने पास इसका फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है स्पीकर, ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है स्कैनर, ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर फोर है जॉयस्टिक। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा अपने पास वो रहेगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से हम लोग किसी भी व्यक्ति की आवाज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये रहेगा अपने पास माइक्रोफोन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो माइक्रोफोन अपने पास एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। हम लोग यहाँ से किसी भी इनपुट को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये अपने पास कह रहा है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने के लिए काम आता है। तो 100% जोड़ने के लिए जो काम आएगा, जैसे अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है बार चार्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड बबल चार्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड है पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा डी कॉलम चार्ट। तो इसके लिए अपने पास 100% तक करने के लिए जो चार्ट रहता है वो चार्ट जो अपने पास रहेगा वो रहेगा पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि MS एक्सेल में अपने पास 100% तक जोड़ने के लिए ये पूरा परसेंटेज के रूप में जो चार्ट रहता है जिसमें हम लोग परसेंटेज को शो ऑफ कर सकते हैं, वो अपने पास कौन सा चार्ट रहेगा, पाई चार्ट रहेगा। पाई चार्ट के अंदर कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज रहती है और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग मतलब जो अपने पास कंटेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं 100% तक। जैसे अपने पास ये यहाँ पर एक अलग परसेंटेज को शो कर देंगे, इसके अंदर अलग परसेंटेज को शो कर देंगे। तो ऐसा जो चार्ट रहता है अपने पास, ये चार्ट कौन सा रहता है, पाई चार्ट। ये MS एक्सेल के अंदर रहता है और 100% को हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं MS एक्सेल के अंदर। तो MS एक्सेल के अंदर अपन लोग अगर इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर अगर फोकस करें ना, तो MS एक्सेल का 2003 तक, कब तक, 2003 तक जो इसका फाइल एक्सटेंशन जो था वो था .xlx। फिर अपन बात करें कि 2003 के बाद जो इसका फाइल एक्सटेंशन चेंज होकर के बन गया .xlxx। आप लोगों को ये कह दे कि MS एक्सेल के अंदर मिनिमम जूम कितना रहता है, इसका मिनिमम जूम आउट कितना रहता है। तो आप लोग याद रखोगे मिनिमम जूम आउट रहता है 10% और पूछ ले कि इसमें मैक्सिमम जूम कितना रहता है, तो ये रहेगा अपने पास में 400%। मैक्सिमम इसका जो जूम आउट रहेगा कितना रहेगा, वो 400% रहने वाला है। और इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है फाइल का डिफॉल्ट नेम रहता है अपने पास बुक वन से हम लोग फाइल को क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फॉन्ट साइज की बात करें, फॉन्ट साइज, तो MS एक्सेल के अंदर फॉन्ट साइज जो मिनिमम रहता है वो रहता है 1 पॉइंट और जो मैक्सिमम रहता है वो अपने पास रहता है 409 पॉइंट तक का कंप्लीट तरीके से रहता है, राइट। तो चलो आगे बात करते हैं। ये अपने पास बात किसके बारे में हो चुकी है, तो हम लोग बात करेंगे ये MS एक्सेल के अंदर मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी है। आप लोग यहाँ से और याद रखोगे कि MS एक्सेल के अंदर कौन कौन से चार्ट
तो एमएस एक्सेल के अंदर एक तो रहता है बार चार्ट, एक रहता है मतलब बबल चार्ट, एक रहता है पाई चार्ट, एक रहता है कॉलम चार्ट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसके चार्ट के सभी चार्ट के नाम याद करने हैं, ताकि कोई एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा एमएस एक्सेल के अंदर चार्ट नहीं रहता है। तो इस चीज में आप लोग क्या करोगे, इजी गोइंग आप लोग आराम से मतलब लर्न आउट कर दोगे कि इसमें मतलब अपने पास मतलब बार चार्ट भी होता है, बबल चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है, कॉलम चार्ट भी रहता है। राइट, तो आप लोग इसको इजी गोइंग फोकस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें अलग अलग जो चार्ट है उसका यूजेस भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। इन चारों चार्ट के नाम आप लोग अच्छे से ऑब्जर्वेट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि GUI का पूर्ण बताइए। GUI का पूर्ण रूप बताइए, मतलब इसका पूरा नाम अपने पास क्या रहता है। इसका पहला ऑप्शन आ रहा है ग्राफिक्स यूजर इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है अपने पास इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ग्राफिकल यूज इंटरफेस। तो इसका सही जो ऑप्शन रहने वाला है वो सही ऑप्शन अपने पास रहेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अपने पास इसका राइट ऑप्शन कौन सा वाला रहेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस का डायरेक्टली मतलब है अपने पास जिसको हम लोग आराम से मतलब जिसको हम लोग जब भी यूज करते हैं तो उसमें पॉइंट जैसा हम लोगों को सिंबल शो रहता है या फिर पॉइंट के अकॉर्डिंग वर्कआउट करता है। तो अपने पास ये जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस रहता है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस रहता है, और अपने पास डिजिटलाइजिंग जो टैबलेट है वो भी पॉइंटिंग डिवाइस रहता है, लेकिन स्कैनर नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास वो रह जाएगा स्कैनर। स्कैनर हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6, वो अपने पास में सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से बिन दर्शाने के लिए एमएस वर्ड में किस विकल्प का यूज किया जाएगा। अपने पास इसका फर्स्ट ऑप्शन है बैंडेड रोज, ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट कॉलम, ऑप्शन नंबर थर्ड बैंडेड कॉलम, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है लास्ट कॉलम। तो सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स में भिन्न तरीके से अलग तरीके से अगर आप लोग को शो ऑफ करना है तो एमएस वर्ड में इसको बैंडेड कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्न में से क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइल फोल्डर, ऑप्शन नंबर सेकंड डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर थर्ड रिसाइकल बिन, ऑप्शन नंबर 4 हाल ही में जोड़ी गई स्क्रीन। तो विशेष ध्यान रखोगे विंडो 10 में लोड होने के बाद मॉनिटर पर जो भी स्क्रीन दिखती है, जो भी फर्स्ट स्क्रीन दिखती है, जैसे आप लोग क्या करते हो कि अपना मॉनिटर है उसको ऑन करते हो तो जो स्क्रीन दिखती है वो सबसे पहली स्क्रीन अपने पास कहलाती है डेस्कटॉप। इसका अपने पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास कह रहा है कि विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है। यानी जिसमें हम लोगों को बहुत सारे कलर विजिबल रहते हैं, उसमें बहुत सारी लाइंस वगैरह बनती है, तो वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो जब से जैसे अपने पास सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डेजी वेहिलर, फिर अपने पास आ रहा है प्लोटर, इसके बाद में अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है ड्रीम प्रिंटर, और उसके बाद में आ रहा है चैन प्रिंटर। तो विशेष ध्यान रखना इसमें बहुत सारे कलर्स रहते हैं और बहुत सारी रेखाएं बनती है। रेखाएं जहां जहां बन रही है वहां जो काम रहेगा वो काम रहने वाला है अपने पास में प्लॉटर का। किसका काम रहने वाला है अपने पास में, तो आप लोग क्या बोलोगे, यस एग्जैक्टली काम रहने वाला है प्लॉटर का। तो यहाँ राइट ऑप्शन अपने पास कौन सा हो जाएगा, प्लॉटर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर यानी कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किसका उपयोग किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर बनाना है, कैपिटल लेटर बनाना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके लिए आप लोग इंसर्ट, फिर आप लोग इसके बाद में ड्रॉप कैप के अंदर जाओगे, वहां से आप लोगों का जो फर्स्ट लेटर क्या रह जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से नहीं होने वाला है, इंसर्ट में जाने के बाद वर्ड आर्ट से भी कैपिटल नहीं होने वाला है, इंसर्ट में जाने के बाद सिंबल से भी नहीं होगा। लेकिन अगर ड्रॉप कैप के अंदर जाएंगे तो वहां से अपना जो फर्स्ट लेटर होगा पैराग्राफ का वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। अपने पास फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन नंबर सेकंड टिंडर है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो है मोजिला फायरफॉक्स, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपने पास कौन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। आप लोग यहाँ विशेष तरीके से फोकस करोगे बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को इंटरनेट के जो वेब ब्राउजर है सब के सब नाम याद करने हैं आप लोगों को। जैसे अपने पास बहुत सारे इंटरनेट ब्राउजर होते हैं, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन कौन से इंटरनेट ब्राउजर है। तो अपने पास में जैसे मतलब पहला ब्राउजर है अपने पास जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब,
अपने पास इसके बाद अपने पास नंबर सेकंड के ऊपर जो आएगा, वो जैसे अपने पास एक होता है एयरवाइज भी, अपने पास वेब ब्राउजर होता है, अपने पास मोसेक भी रहता है, अपने पास इंटरनेट जो एक्सप्लोरर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी अपने पास में वेब ब्राउजर होता है। एक लिनक्स नाम से आता है, वो भी वेब ब्राउजर होता है अपने पास में। माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, वो भी अपने पास क्या रहता है अपने पास, तो इंटरनेट का वेब ब्राउजर रहता है। इसके अलावा अपने पास में मोजिला फायरबॉक्स जो आप लोगों ने यूज कर ही रखा है, मोजिला फायरबॉक्स, मोजिला फायरबॉक्स जो आप लोग मैक्सिमम यूज भी करते हो आप लोग उसका। जैसे अपने पास ओपेरा हो गया, ओपेरा भी क्या रहता है अपने पास में, तो वेब ब्राउजर रहता है, राइट। तो ये सारे के सारे अपने पास, यानी माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरबॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे के सारे इंटरनेट ब्राउजर हैं, लेकिन ये टिंडर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अपने पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंटर का रेजुलेशन का मापन किसके द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस बता रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर आई पे लगा दीजिए। और कंप्यूटर के अंदर अगर उसका रेजुलेशंस का आप लोगों को मापन करना है, तो इसके लिए आप लोगों के पास जैसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रति इंच डॉट्स, यानी डॉट पर इंच, डीपीआई, प्रति इंच डेटा, प्रति इंच डॉट्स, सॉरी प्रति सेकंड डॉट्स और प्रति कैरेक्टर डॉट्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा डीपीआई, डॉट पर इंच प्रति इंच डॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रिंटर का रेजुलेशंस का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो डीपीआई यानी डॉट पर इंच प्रति इंच डॉट के द्वारा इसका मापन किया जाता है। अगर आप लोगों से कोई कह दे, वापस अपन लोग आते हैं इसके ऊपर कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर होते हैं 2 टाइप के। सबसे पहला जो अपने पास प्रिंटर रहता है, वो अपने पास रहता है इंपैक्ट प्रिंटर। कौन सा रहता है अपने पास में, तो आप लोग बोलोगे इंपैक्ट प्रिंटर। नंबर सेकंड बात करें तो अपने पास कौन सा रहता है, नॉन इम्पैक्ट। कौन सा रहता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रिंटर्स के प्रकार। आप लोग प्लीज इसको आराम से इजी गोइंग आप लोग चेक करोगे। प्रिंटर वैसे अगर अपन लोग देखें तो 2 प्रकार के होते हैं अपने पास में। फर्स्ट जो रहता है वो रहता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो नंबर सेकंड के ऊपर आता है अपने पास, वो आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी 2 प्रकार के होते हैं अपने पास। फर्स्ट रहता है करेक्टर प्रिंटर, नंबर सेकंड रहता है लाइन प्रिंटर। अब बात करें तो इसको हम लोग सी से रिपीटेंट, अगर अपन लोग इसको बोले तो ये अपने पास सी और एल है, यानी मतलब अपने पास ये करेक्टर ये हो गया लाइन प्रिंटर। इसकी ट्रिक याद रखो कि आप लोग सी के बाद में कौन आता है, डी, तो आप लोग बोलोगे मतलब डेजी वेहिल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर आप लोग बोलोगे बी सी डी। बी का मतलब अपने पास होता है मतलब बैंड प्रिंटर, सी का मतलब होता है चैन प्रिंटर, डी का मतलब होता है अपने पास ड्रम प्रिंटर। बी का मतलब बैंड, सी का मतलब चैन प्रिंटर, और अपने पास डी का मतलब रहेगा ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो क्या बोलोगे आप लोग, आईटीएल। नॉन इम्पैक्ट क्या बोलोगे, आईटीएल। आईटीएल, आई का मतलब इंकजेट, टी का मतलब थर्मल, एल का मतलब लेजर। तो ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है। तो 3 ऑप्शन देगा, और 3 में से मतलब फोर्थ ऑप्शन या तो डेजी वेहिल, डॉट मैट्रिक्स, या इनमें से कोई भी एक आप लोगों को दे सकता है वो, या इम्पैक्ट वाले वो बहुत सारे एग्जांपल दे देगा। फिर कहेगा निम्न में से कौन ऐसा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग प्लीज चेकआउट करना। और इस बार सीईटी के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर आया था कि कौन सा अपने पास प्रिंटर का प्रकार नहीं है। उसमें एक ऑप्शन आया था 3D प्रिंटर, जो कि अपने पास यहाँ कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी 3D जो प्रिंटर उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो 3D प्रिंटर वहां पर अपने पास प्रिंटर का प्रकार नहीं रहता है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने पास था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 था अपने पास, इसके अंदर प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, एग्जैक्टली डीपीआई यानी डॉट पर इंच में मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एमएस वर्ड में F12 की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो F12 का जो हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, इसका पहला ऑप्शन ही सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है। F12 का मतलब होता है सेव एज। अगर आप लोगों को एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने के लिए कौन सी डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सेव एज वाला मतलब डायलॉग बॉक्स इजी गोइंग खुल जाता है। बहुत सिंपल काम है, आप लोगों को इजी तरीके से आप लोगों को रिमेंबर भी करना चाहिए। अब यहाँ पर आ गया जैसे F12, तो यहाँ हम लोग सभी फंक्शंस कीज के बारे में स्टडी करेंगे। अपने पास F1 का मतलब होता है हेल्प, हेल्प के लिए F1 की का यूज किया जाता है। F2 का यूज किया जाता है रीनेम के लिए, किसके लिए किया जाता है, तो क्या बोलोगे, रीनेम के लिए।
अगर आप लोगों को F3 कहीं अगर F3 है तो F3 का यूज किया जाता है सर्च के लिए, हमें सर्च करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F3 का यूज किया जाएगा। F4 जो फंक्शन की होती है, किसी भी कार्य को रिपीट करना है, किसी भी कार्य को क्या करना है, रिपीट करना है, तो रिपीट करने के लिए F4 फंक्शन की का यूज किया जाएगा। F5 का यूज होता है रिफ्रेश करने के लिए, F5 की का यूज होता है रिफ्रेश करने के लिए। इसके बाद में F6 की बात करें तो ये होता है कर्सर को एड्रेस बार में लेके जाने के लिए। हमें हमारे कर्सर को सीधा अगर एड्रेस बार में लेके जाना है, हम लोग कोई भी जैसे वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं और हमें डायरेक्टली एड्रेस बार में जाना है कि कौन सा एड्रेस चल रहा है, तो उसके लिए F6 का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। F7 का यूज किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। हमें अगर स्पेलिंग चेकआउट करना है, हमें अगर ग्रामर वाला पार्ट है उसको चेकआउट करना है, तो हम लोग F7 की का यूज करेंगे। F8 फंक्शन की, F8 का यूज करते हैं बूट मेनू सेलेक्ट करने के लिए। बूट मेनू सेलेक्ट करने के लिए अगर किसी भी मेनू में बूट सेलेक्ट करना है तो इसका यूज किया जाएगा। F9 का यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट यानी MS, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये इसका मेनली यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए। हमें अगर ईमेल को भेजना है या फिर ईमेल को प्राप्त करना है तो F9 का आप लोग यूज करोगे। F जो 10 है इसका यूज करते हैं मेन मेनू बार में जाने के लिए। मेन मेनू कौन सा वाला है उसमें जाने के लिए F10 का इस्तेमाल करते हैं। F11 का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फुल स्क्रीन के लिए। फुल स्क्रीन अगर आपको करना है तो F11 का यूज करोगे। और F12 का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सेव एज के लिए। F12 का यूज करते हैं सेव एज के लिए। तो आप लोग ये टोटल F1 टू F12 सारी फंक्शन को चेक कर देना आराम से। F1 का यूज करते हैं हेल्प के लिए, F2 का रीनेम के लिए, F3 का सर्च के लिए, F4 का रिपीट के लिए, F5 का रिफ्रेश के लिए, F6 का एड्रेस बार को सर्च आउट करने के लिए, F7 को स्पेलिंग या फिर ग्रामर के लिए, F8 का यूज किया जाता है बूट मेनू में जाने के लिए, F9 का MS आउटलुक में ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, F10 का यूज किया जाता है मेन मेनू में जाने के लिए, F11 फुल स्क्रीन के लिए और F12 सेवेज के लिए यूटिलाइजेशन किया जाता है। राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब ये बोल रहा है फुल स्क्रीन। अभी जस्ट मैंने बताया इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो अभी जस्ट मैंने बताया है F11 की का यूज किया जाएगा। इसमें अपने पास ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है, यानी डायरेक्टली बोल रहा है कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है जिसमें हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। हार्ड कॉपी की बात आ जाए तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सिंपल है। आप लोग डायरेक्टली जहां प्रिंटर दिख जाए ना, प्रिंटर से हम लोगों को हमेशा क्या प्राप्त होती है, तो हार्ड कॉपी। तो कोई सा भी प्रिंटर हो, लेजर प्रिंटर है, यहाँ हमें इसकी हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, मॉनिटर से हमें हार्ड कॉपी मतलब प्राप्त नहीं होती है। विजुअल डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल से भी हमें ये प्राप्त नहीं होता है, प्रोजेक्टर से भी हमें इसका प्राप्त नहीं होता है। तो इसका बहुत इजी क्वेश्चन था, लेजर प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि MS वर्ड में अंडू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो सिंपल सी बात है Ctrl+Z है। अगर यहाँ पे आ रहा है Ctrl+N, तो इसके लिए हमें कहीं पर भी न्यू फोल्डर बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+N का यूटिलाइजेशन करेंगे। Ctrl+H का मतलब होता है रिप्लेस या फिर फाइंड रिप्लेस के लिए। हमें किसी भी वर्ड को क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगर हमें किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है या फिर कुछ भी वर्ड है उसको हमें मतलब फाइंड करना है, ठीक है, मतलब फाइंड करके रिप्लेस करना है, तो Ctrl+H का यूज किया जाएगा। और Ctrl+Y है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है रीडू करने के लिए। क्या करने के लिए, रीडू करने के लिए, राइट ना। तो इसका अपने पास राइट ऑप्शन जो हो जाएगा Ctrl+Z, अंडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। गूगल क्रोम में गुप्त कार्य से ब्राउज कार्य करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए कौन से ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए अपने पास होगा न्यू इनकॉग्निटो विंडोज का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है। अब मैंने जस्ट आप लोगों को समझाया है कि इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर मैंने आप लोगों को इसका कंप्लीट तरीके से वो भी करवाया था। इसके अंदर अपने पास जो मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, एक तो होता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट के लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक वगैरह सारी बता रही कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पास इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है इटली वाली ITL, यानी अपने पास में इंकजेट प्रिंटर, अपने पास में थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो ये अपने पास ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर। अपने पास इंकजेट जो प्रिंटर आ रहा है
ये भी नॉन इंकजेट प्रिंटर है और लेजर वाला भी क्या है, नॉन इंकजेट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा वाला रहेगा, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पते को सहेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। वेब पते को सहेजना है, जो भी वेब एड्रेस आप लोग जिस भी मतलब आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हो, और अगर उस वेबसाइट के बारे में अगर आपको ये पता करना है कि ये वेबसाइट कौन सी वाली है और इसको आप लोगों को सेव रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग वापस उसको चेकआउट कर सको, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बुकमार्क का। आप लोग उसको बुकमार्क कर सकते हो, बुकमार्क करोगे तो आप लोगों के पास वो कंप्लीट तरीके से सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर आपको वापस उसी वेबसाइट को विजिट करना है इंटरनेट ब्राउजर के अंदर, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर के अंदर, उसको देखना बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पिक्सल की वह संख्या समायोजित करने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो स्क्रीन का अगर डिस्प्ले के बारे में अगर आपको पता करना है तो उसके लिए जो रहता है वो रहता है रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आप लोग इसको आराम से चेक कर दोगे, ठीक है ना, कि अपने पास में इसकी डिस्प्ले की स्क्रीन को कितना क्या मेंटेनेंस रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एसएमपीएस का पूर्ण नाम क्या है। अपने पास इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सिंपल मोड पावर सप्लाई। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर डी है स्विच मल्टीपल पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्विच मोड पावर सप्लाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसके प्रबंधन का भाग है। अब अगर कोई भी उपयोग करता है और सिस्टम प्रोसेस को बनाता है कंप्लीट तरीके से, तो इसके बाद में अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा उसका क्या कार्य रहेगा। तो प्लीज आप लोग कंप्लीटली फोकस आउट करना। अपने पास अगर बात करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सब अगर कोई भी चीज प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस को अगर हमें क्या करना है, प्रोसेस को बनाना है, तो प्रोसेस को बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस वाले कार्य को हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्रबंधन का भाग रहेगा ये, उसके अंदर हम लोग इसको कंप्लीट तरीके से ऑपरेट करेंगे। बाद में अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। बाइट में 2 MB कैश मेमोरी किसके तुल्य है। बाइट में 2 MB। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ढंग से आप लोग चेकआउट करते हुए जाना, यहाँ से अपने लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसको एक बार थोड़ा ढंग से समझा लेता हूँ पहले पूरा एक्सप्लेन करके, ताकि आप लोगों के लिए काम थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो आते हैं हम लोग, है ना, अपन लोग बात करते हैं कि अपने पास अगर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप लोग बोलोगे सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है निब्बल। एक एक चीज को अपन लोग चेकआउट करते हुए जाएंगे। जो एक निब्बल होता है, एक निब्बल, उसकी वैल्यू होती है 4 बिट्स। कितनी वैल्यू रहती है, 4 बिट्स। यानी सबसे छोटा जो रहेगा ना, सबसे छोटा वो अपने पास क्या रहने वाला है, बिट। सबसे छोटा मान रहेगा बिट का, राइट। इसके बाद बात करते हैं एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक बाइट, एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। कितने होते हैं, 8 बिट्स। इसके बाद बात करते हैं 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोगों को बोलना है 1024 बाइट रहती है इसकी वैल्यू। 1 मेगाबाइट की वैल्यू कितनी रहती है, तो आप लोगों को बोलना है 1024 KB। 1024 KB। अगर आपसे पूछ ले कि 1 गीगाबाइट की वैल्यू कितनी रहती है, तो आप लोगों को क्या बोलना है, 1024 MB। अगर कोई ये पूछ ले कि 1 TB की वैल्यू क्या रहती है, तो आपको बोलना है 1025 GB। कोई पूछ ले कि 1 PB की वैल्यू अपने पास क्या रहती है, मतलब पेंटाबाइट, तो 1 पेंटाबाइट की वैल्यू रहती है 1024 TB। इसके बाद में अगर कोई कह दे कि 1 एक्साबाइट की वैल्यू कितनी रहती है, तो आपको बोलना है 1025 PB। अगर इनमें से बात की जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा रहता है, बिट्स, राइट ना। अब ये इसका अगर आप लोगों से कोई पूछ ले ऑर्डर, आजकल क्या ऑर्डर भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ऑर्डर की बात करें तो अपने पास सबसे पहले कौन रहेगा, बिट्स। बिट्स के बाद में कौन आएगा अपने पास में, बाइट। बाइट के बाद में कौन आएगा अपने पास, किलोबाइट। किलोबाइट के बाद में कौन आएगा, मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद में कौन आएगा, गीगाबाइट। इसके बाद में कौन आएगा, टेराबाइट। इसके बाद में कौन आएगा अपने पास में, पेंटाबाइट। इसके बाद में अपने पास कौन आएगा, एक्साबाइट, राइट ना। तो ये प्रोसेस है कंप्लीट तरीके से चलता हुआ जाएगा। आराम से आप लोग इसको, इसका ऑर्डर आप लोग विशेष तरीके से पूरा चेकआउट करोगे, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो बात करते हैं अपने पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में।
2 MB है, 2 MB। तो अपने पास अगर 1 MB की बात करें तो 1 MB की वैल्यू अपने पास कितनी रहती है? 1024 बाइट। 1 MB की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास में? 1024 बाइट। तो बाइट्स में 2 MB कैच मेमोरी निम्नलिखित में से किसके तुल्य रहेगी? तो यहां अपने पास ये 2 है, 2 MB है, 1024 रहेगा, 1024 मतलब बाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन अपने पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाओं को निष्पादित करता है। अभी आ रहा है तार्किक, ठीक है। तार्किक वाला वर्ड आते ही आप लोगों को बोलना है कि ALU। तार्किक में जो भी अपने पास जो भी वैल्यू रहती है, यानी अपने पास में ALU का जो पूरा नाम रहता है, ALU का वो पूरा नाम रहता है अपने पास में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का सीधा मतलब ये है कि लॉजिकल जितनी भी गणनाएं रहेगी वो सारी के सारी ALU के अंदर ही आएगी। मतलब तार्किक वाली गणनाएं सारी के सारी, लॉजिक का मतलब भी होता है तार्किक, तार्किक वाली जितनी गणनाएं रहेगी वो सारी के सारी ALU के अंदर रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें मैक ओएस भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स ओएक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, तो एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। iOS भी जो एप्पल के अंदर रहता है वो भी क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, राइट। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो कि सबसे कम, सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा। तो आप लोगों को वैसे तो कंप्लीट तरीके से पता होना चाहिए कि सबसे कम स्टोरेज क्षमता होती है रजिस्टर्ड जो मेमोरी होती है उसके अंदर, राइट। यानी ये रजिस्टर्ड तो हो नहीं सकता, ये वाला भी हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। फिर बात करते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क जो रहती है उसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी रहती है, तो इसमें भी हार्ड डिस्क आ रहा है, इसके अंदर भी हार्ड डिस्क आ रहा है। तो इसके बाद में अपने पास जो रैम होती है वो कैच मेमोरी से मतलब थोड़ी मतलब ज्यादा रहती है उसकी स्टोरेज वैल्यूज। तो सबसे पहले रहेगा अपने पास रजिस्टर्ड, उसके बाद कैच मेमोरी, फिर रैम और फिर हार्ड डिस्क। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का आकार सबसे बड़ा रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने अभी जस्ट स्टडी किया है। तो सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो आकार रहता है मेमोरी का वो रहता है हार्ड डिस्क के अंदर, और ये जो रजिस्टर्ड मेमोरी है इसके अंदर होता है सबसे कम। मिनिमम जो रहता है वो रहता है रजिस्टर्ड मेमोरी के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू जनरेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखोगे ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज 95, राइट ना। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए इनपुट डिवाइस में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? OCR भी नहीं रहता है, MICR भी नहीं होता है, और अपने पास में कार्ड रीडर भी नहीं रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा OMR। इसका राइट ऑप्शन अपने पास कौन सा वाला हो जाएगा? OMR। अगर कोई पूछ ले कि OMR का पूरा नाम क्या होता है तो आप लोग बोलोगे OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस ऑप्टिकल मार्क रीडर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे अपने पास OMR के जैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर OMR सीट को भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस OMR का इस्तेमाल करते हैं। वहां से हम लोग कॉपी को इजी गोइंग चेक कर सकते हैं। अगर कोई पूछ ले OCR का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग इसका OCR का फुल फॉर्म बोलोगे। इसका फुल फॉर्म रहता है ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर। आप लोग इसको रीडर भी बोल सकते हो या फिर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, ये दोनों इसकी फुल फॉर्म रहती है। अगर बात करें हम लोग MICR के बारे में, इसका MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? OCR इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर अपने पास कैसा रहेगा? तो आउटपुट डिवाइस रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिकल रेस्पॉन्स को कंप्लीट तरीके से निष्पादित करता है। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को निष्पादित करने वाला काम कंप्लीट तरीके से सीपीयू के पास रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। एक इमारत की ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। अगर कोई भी इमारत है, अगर उसका हमें ग्राफिक डिजाइन का पूरा प्रिंट लेना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लॉटर का यूज करेंगे, प्रोजेक्टर का नहीं होता है। ब्रेल रीडर जो तो अंधे लोगों के लिए रहती है, इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्कैनर का यूज नॉर्मल पेपर के लिए रहता है। लेकिन अगर ग्राफिक डिजाइन करना है इमारत को तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। प्लॉटर के अंदर बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती है जिससे हम लोग किसी भी इमारत की बिल्डिंग को इजी गोइंग आराम से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन नंबर थर्ड आउटपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर डी है अपने पास में इनपुट यूनिट। अभी कह रहा है कि उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी स्वरूप रूपांतरित करता है। उपयोगी स्वरूप रूपांतरित या प्रस्तुत करता है, इसका डायरेक्टली मतलब है कि हम लोगों को वहां पर क्या प्राप्त होने वाली है, कंप्लीट तरीके से हार्ड कॉपी जैसा कुछ प्राप्त होने वाला है। और वह किस में रहेगा, तो ऑब्वियस बात है वो किस में रहने वाला है, आउटपुट डिवाइस के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राइट, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज एक्सपी भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्योंकि यह एक प्रकार का इंटरनेट वेब ब्राउजर है। इंटरनेट वेब ब्राउजर है, विशेष ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट एड जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, यह इंटरनेट इंटरनेट वेब ब्राउजर रहता है। राइट ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रहता है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज के लिए रहता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए देखो, रैम रोम तो ये मतलब प्राइमरी होते हैं, कैच मेमोरी भी प्राइमरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी रहती है। हम लोग किसी भी अपने पास डिवाइस, चाहे अपने पास कंप्यूटर है चाहे लैपटॉप है, अगर उसके अंदर हम लोगों को अगर सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में अगर उसका स्टोरेज बढ़ाना है तो हम लोग हार्ड डिस्क का यूज करके उसके हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। रैम प्राइमरी होता है, रोम भी प्राइमरी होता है, कैच मेमोरी भी प्राइमरी स्टोरेज रहता है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के बारे में बात करें हम लोग तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 35। ऑपरेटिंग सिस्टम को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर के संसाधन का साझा करने के लिए उत्तरदायी है। एक सॉफ्टवेयर जो उपयोगिता के लिए विशिष्ट कार्य को निष्पादित कर सकता है। एक ऐसा माध्यम जो विशिष्ट विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जो उपयोगिता के लिए उपयुक्त रहती है। कि स्टोरेज डिवाइस है जो उपयोगिता को एक इंटरफेस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। देखो स्टोरेज डिवाइस तो है नहीं क्योंकि इसके अंदर हम लोग सब कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं, पूरे कंप्यूटर के अंदर जितनी चीजें होती है सबके बारे में स्टडी करते हैं। कोई विशिष्ट विषय नहीं, ये सभी विषय के ऊपर वर्कआउट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपने पास ऑप्शन बी भी नहीं रहेगा, ऑप्शन सी भी नहीं रहेगा, तो इसका राइट ऑप्शन रह जाएगा ऑप्शन नंबर है एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन कंप्यूटर के संसाधन को साझा करने के लिए उत्तरदायी रहता है, वह रहता है अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप में रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन के समय से एक्सेस किया जा सके। ये बात बिल्कुल सही है। रैम, और ये अपने पास जो रैम रहती है वह एक अस्थायी मेमोरी के रूप में रहती है, और ये बात बिल्कुल सही है। अस्थायी रूप से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हैंडल करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक ऑब्वियस बात है, रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आते हैं। रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एग्जैक्टली ये पॉइंट भी सही है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री विलुप्त हो जाती है, लुप्त कभी भी नहीं होती है, सामग्री उसी के अंदर मतलब बनी रहेगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो अपने पास रहेगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री लुप्त नहीं होती है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, अपने पास बात करते हैं, कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री लुप्त नहीं होती है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की जितनी विशेष सामग्री रहती है हम लोगों के लिए विजिबल नहीं रहती, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट 37। निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है।
डिवाइस प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, ऑनलाइन सुरक्षा, ध्वनि प्रबंधन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन अपने पास में डिवाइस प्रबंधन भी इसका प्राइमरी फंक्शन है, इसका जो फाइल प्रबंधन है वो भी इसका प्राइमरी फंक्शन है, और इसका ध्वनि प्रबंधन भी इसका प्राइमरी, लेकिन ऑनलाइन सुरक्षा इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी इसमें से कौन कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR, ये तो अपने पास इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR, ये भी अपने पास क्या रहता है, इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस रहता है, और ये एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस भी है। लेकिन स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर से आवाज आती है, स्पीकर से आवाज आती है तो लोग उसको सुनते हैं। ऑब्वियस बात है कि वह क्या कर रहा है, वह अपने पास में वॉल्यूम को बाहर कोऑपरेट करवा रहा है, तो ये अपने पास आउटपुट डिवाइस रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। MS एक्सेल में कट फंक्शन को निष्पादित करने के लिए कौन से शॉर्टकट की कट। ऑब्वियस बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी कट करने की बात है हमेशा कंट्रोल+X रहता है। कंट्रोल+X से हम लोग किसी भी फंक्शन को कट कर सकते हैं, चाहे MS एक्सेल हो चाहे MS वर्ड हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोगिताओं को कार्य करने में सुविधा प्रदान करता है। अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को कार्य करने के लिए सुविधा प्रदान करना है तो उसके लिए रहेगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑब्वियसली बात है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूजर क्या कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं। तो एक साथ काम करने के लिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। यानी आपके पास हार्ड कॉपी, उसको आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अपने पास सही रहेगा स्कैनर। अगर अपन लोग स्कैन करेंगे, जैसे अपने पास प्रिंटर पड़ा है, उससे अगर अपन लोग किसी भी पेज को जो कि हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करेंगे तो वो स्कैन वाली जो कॉपी रहेगी वो सॉफ्ट कॉपी रहेगी। यानी आपके पास में कागज जो पड़ा है वो हार्ड कॉपी है, लेकिन आप लोगों ने स्कैन कर दिया कंप्यूटर के अंदर, उसकी फाइल सेव हो गई, वो सॉफ्ट कॉपी है। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में करने के लिए स्कैनर का यूज कर दिया। लेकिन अगर आप लोगों को उल्टा काम करना है कि सॉफ्ट कॉपी है, कंप्यूटर के अंदर पड़ी है, उसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है आप लोगों को, उसको अगर कन्वर्ट करना है हार्ड कॉपी के अंदर, तो इसके लिए यूज किसका किया जाएगा, तो इसके लिए प्रिंटर का यूज किया जाएगा। यहां इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर रहने वाला है स्कैनर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 यानी 2016 के में मेन मेन्यू में नहीं रहता है। तो इसमें फॉर्मूला वाला जो फंक्शन है वो नहीं रहता था। MS वर्ड 2016 के अंदर मेन मेन्यू के अंदर फॉर्मूला बार नहीं रहता था, अदरवाइज इंसर्ट, रेफरेंस और होम बटन सारे रहते थे, फॉर्मूला वाला नहीं था। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GU आधारित सिस्टम नहीं है। तो इसका अपने पास MS DOS रहेगा राइट आंसर, ये ऑलरेडी पहले शायद करवा चुका हूं मैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू में मार्जिन और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मार्जिन और ओरिएंटेशन के लिए आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है सीधा आंसर पेज लेआउट। पेज लेआउट के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, उसका मार्जिन कवर कर सकते हो, आप उसका ओरिएंटेशन या तो लैंडस्केप मोड या फिर पोर्ट्रेट मोड, या तो लैंडस्केप मोड या फिर पोर्ट्रेट जो मोड है उसके ऊपर आप लोग इसको पेज लेआउट से आप लोग इजी गोइंग आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। MS एक्सेल 2016 में से मैं निम्नलिखित में से किस मेनू में मार्जिन और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जाता है। तो अपने पास बात करते हैं यार, इसके अंदर थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग है आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 45 है, ये क्वेश्चन नंबर मतलब 45 है अपने पास में, URL का पूरा नाम क्या है। URL का पूरा नाम क्या है। इस क्वेश्चन नंबर 45 में थोड़ा सा करेक्शन करोगे आप लोग, क्योंकि ये वापस थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक अपने पास में। URL का पूरा नाम क्या है, तो URL का पूरा नाम जो रहने वाला है वो रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वापस कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। URL का पूरा नाम क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
बात करते हैं 46 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो अपने पास में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने बहुत सारे सर्च इंजन के बारे में पढ़ा है। गूगल सर्च इंजन होता है, बिंग बी सर्च इंजन होता है, याहू भी सर्च इंजन होता है, gmail.com सर्च इंजन नहीं है। ये मेल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सर्च इंजन नहीं है, यहाँ से हम लोग किसी चीज को सर्च आउट नहीं कर सकते। गूगल में जाके हम लोग कुछ भी मतलब सर्च आउट कर सकते हैं, हमें कुछ भी कंटेंट चाहिए स्टडी का, हम लोग ऑनलाइन स्टडी के लिए कंटेंट गूगल से यूज कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। बिंग से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं, yahoo.com से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मेल से हम लोग नहीं कर सकते। तो यह हमारे पास में सर्च इंजन नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डाटा की हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है। अब देखो बात आ गई ना हार्ड कॉपी, जहां से हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होगी, ऑब्वियस बात है, इजी गोइंग, समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रिंटर। प्रिंटर से हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाती है, हार्ड कॉपी। यानी सॉफ्ट कॉपी को हम लोगों ने प्रिंट लगाया, अपने पास पेज निकल के आ गया, अपने हाथों में पेज आ गया, वो हार्ड कॉपी रहेगी। तो प्रिंटर का काम रहता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 48 क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्तनी जांच शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अभी जस्ट आप लोगों को सारी शॉर्टकट की मैंने बता रखी है। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह चेक करना है तो आप लोग F7 की का यूज करोगे, F2 का यूज किया जाता है रीनेम के लिए। रीनेम के लिए किसी भी फाइल को सेव करना है, आप लोग Ctrl+S का यूटिलाइजेशन करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर, अब वेब ब्राउजर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी इंटरनेट ब्राउजर है। यूट्यूब एक प्रकार का ऐप होता है हमारे पास, जिससे हम लोग आराम से, ये जो आप लोग वीडियो देख पा रहे हो, ये वेब ब्राउजर नहीं है, एक प्रकार का ऐप है। और यूट्यूब पे आप लोग मेरी वो वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को इजीली पता है कि यह वेब ब्राउजर नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का ऐप है। बाकी इसके अदरवाइज गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया अपने पास में, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास में, वेब ब्राउजर होते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। अब हमें अलग चीजों का चयन करना है। माउस, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। माउस आउटपुट इनपुट दोनों का काम भी करता है, लेकिन रैम, रैम ये मेमोरी एक प्रकार की, क्या है, मेमोरी, राइट ना। ओके, तो अपने पास में इसका जो सबसे जो अलग रहेगा डिफरेंट, वो ऑब्वियस बात है रोम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रविष्टि के लिए नहीं किया जाता है। टेबल भी इंसर्ट मेन्यू से आता है, शेप भी इंसर्ट मेन्यू में आता है, और हेडर भी इंसर्ट मेन्यू में आता है। लेकिन लाइन स्पेसिंग का जो काम रहता है ना, वो इंसर्ट वैल्यू में नहीं आता है, बल्कि ये आता है फाइल मेन्यू के अंदर। ये कौन से वाले मेन्यू के अंदर आता है, फाइल मेन्यू के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑब्वियस बात है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 52 के अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा स्पीड से वीडियो बना लेते हैं। एक स्कूल के अंदर शिक्षक 50 छात्रों में से एक समूह को वीडियो दिखाना चाहते हैं, वह निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे। एक साथ अगर सबको वीडियो दिखाना है तो ऑब्वियसली बात है प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्टर से पूरा का पूरा उसकी जो स्क्रीन है उसको पूरा का पूरा आप किसी भी जो वॉल उसके ऊपर मतलब प्रोजेक्ट कर देंगे, सारे स्टूडेंट उसको देख लेंगे इजी गोइंग। प्लॉटर का जो इस्तेमाल किया जाता है इमारतों के कोई भी नक्शे वगैरह बनाने हैं, एक एक मतलब लाइन वगैरह कंप्लीट शो करनी है, वहां प्लॉटर का इस्तेमाल होता है। स्कैनर का यूज कहां करता है, तो स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए। हार्ड कॉपी को अगर सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, प्रिंटर का इस्तेमाल, इसका स्कैनर का यूज करेंगे। और अगर हमें हार्ड कॉपी को प्राप्त करना है तो हम लोग प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपने पास आ चुका है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अपने पास एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है हमारे पास में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा है ट्रिक, इटली, ITL, यानी अपने पास इंकजेट प्रिंटर, अपने पास थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो ये नॉन इंपैक्ट वाला है, थर्मल भी नॉन इंपैक्ट है, लेजर भी नॉन इंपैक्ट है, इंकजेट प्रिंटर भी कैसा है हमारे पास, नॉन इंपैक्ट। तो ये अपने पास रहेगा डेजी व्हील वाला इंपैक्ट प्रिंटर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस कंपनी या उद्योग ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का आविष्कार किया है। अपने पास नेक्स्ट जो मतलब 55 क्वेश्चन, इसको आप लोग आराम से चेक करोगे। इसके लिए जेरोक्स वाला जो कंपनी है वो रहेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको डायरेक्टली याद कर देना, ग्राफिकल यूजर
यूजर इंटर का आविष्कार किसने किया? तो जेरोक्स ने कर रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? कोई भी मोशन डेटा है कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रविष्टि करवानी है तो तो ये इसके लिए रहेगा ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल से हम लोग एक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम लोग मतलब डाटा को स्टोरेज कर सकते हैं, उसका मोशन करा सकते हैं। ट्रैकबॉल इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? तो ग्राफिकल इंटरफेस जो आधारित रहता है हमारे पास वो रहता है मेनूज, आइकन और पिक्चर्स के ऊपर। या तो उसमें मेनू बना सकते हैं या उसमें आइकन या फिर पिक्चर्स को हम लोग बना सकते हैं। तो ये रहेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्टिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो साउंड कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। उससे हम लोग ऑब्वियसली बात है, इसमें वैसे भी 4 ऑप्शन के अंदर यहाँ हमें मतलब साउंड कार्ड ही स्पेशली विजिबल हो रहा है, क्योंकि मॉनिटर से हमें किसी प्रकार की वॉइस प्रोड्यूस होती नहीं, प्लोटर से भी नहीं होती है, तो जॉयस्टिक से भी नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास साउंड कार्ड। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। लेजर जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन और स्कैनर। यहां अपने पास में ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है, टच पैड, लाइट पेन और स्कैनर। लेजर इंकजेट प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, राइट ना? ओके, तो सबसे डिफरेंट है ये। ओके, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य अपने पास में ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो ऑपरेटिंग स्मृति प्रबंधन का भी रहता है, इसमें पूरा प्रोसेस का भी रहता है, पूरे मतलब फाइल का प्रबंधन भी रहता है, लेकिन ये डेटाबेस का प्रबंधन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर अगेन आप लोगों की नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है, उस नेक्स्ट जो क्लास के अंदर भी आप लोगों के टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। उन 60 क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आएंगे, और ऐसी कम से कम 4 to 5 क्लास और आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज इस चैनल के ऊपर मतलब बने रहना, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।